दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बनारस का वो पुराना कॉलेज जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे कि रात के 12 बजे सन्नाटे में डूबा था और 4 दोस्त सूरज, रिया, विक्रम और नेहा हॉस्टल के कमरे में बैठे देर रात तक गप्पे मार रहे थे। उनमें से सूरज, जो हमेशा डरावनी कहानियां सुनाने में माहिर था, उसने अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी और कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ इसी कॉलेज में कटी थी। और तभी सभी की नजरें उस पर टिक गई। सूरज ने शुरू किया। 2 साल पहले मैं और मेरा दोस्त अजय देर रात को लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। वो कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी जो अब बंद हो चुकी है। लेकिन रिया ने बीच में टोका, वो पुरानी लाइब्रेरी, सुना है वहां कुछ अजीब होता है। ये सुनकर सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो तो पूरी बात। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात सूरज और अजय लाइब्रेरी की सबसे आखिरी मेज पे बैठे थे। चारों ओर किताबों की पुरानी गंध और सन्नाटा था। अचानक लाइब्रेरी की लाइटें टिमटिमाने लगी। तभी अजय ने मजाक में कहा, लगता है भूत भी पढ़ाई करने आया है। लेकिन सूरज को कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि एक किताब अपने आप शेल्फ से नीचे गिरी। तो दोनों उठकर उस किताब के पास गए और देखा कि एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। सूरज ने डायरी खोली और उसमें लिखा था, मैं यहां हूं, मुझे छोड़ो। तभी अजय ने हंसकर कहा, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने डायरी बंद की, उसी समय लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लेकिन सूरज ने अपनी कहानी जारी रखी। हमने सोचा बिजली की गड़बड़ी होगी, लेकिन फिर हमें एक ठंडी हंसी सुनाई दी और नेहा, जो अब तक चुप थी, उसने पूछा, कैसी हंसी? तब सूरज ने जवाब दिया, ऐसी जैसे कोई तुम्हारे कान के पास फुसफुसा रहा हो लेकिन कोई दिखे नहीं। और कमरे में सन्नाटा छा गया। अब विक्रम ने कहा, फिर क्या हुआ? तो सूरज ने बताया कि उस रात लाइब्रेरी की खिड़की से एक सफेद साड़ी वाली आकृति दिखी जो बरगद के पेड़ की ओर जा रही थी। तब अजय ने मजाक में कहा, चल देखते हैं ये भूतनी कौन है। लेकिन सूरज डर गया था। फिर भी दोनों उस आकृति के पीछे गए और देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे वो आकृति गायब हो गई। लेकिन जमीन पर एक पुराना लॉकेट पड़ा था। सूरज ने लॉकेट उठाया, पर उसमें एक लड़की की तस्वीर थी जिसका चेहरा धुंधला था। अब अचानक हवा में एक ठंडी सिसकारी सुनाई दी, वो लॉकेट मेरे पास है। तभी सूरज ने अपनी जेब से एक पुराना जंग खाया लॉकेट निकाला। तब रिया ने डरते हुए कहा, सूरज, ये मजाक नहीं है, इसे वापस रख दे। लेकिन सूरज ने हंसकर टाल दिया। तभी कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं और नेहा ने चीख कर कहा, सूरज, तूने ये लॉकेट क्यों रखा? पर विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शांत रहो, ये बस बिजली की गड़बड़ी है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर से एक खटखट की आवाज आई और सभी की नजरें खिड़की की ओर गईं। लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब सूरज ने अपनी कहानी को फिर से शुरू किया। उस रात जब हम लाइब्रेरी से भागे तो कॉरिडोर में कदमों की आहट तेज हो गई। मैं और अजय रुके, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक मेरे हाथ में वो लॉकेट गर्म होने लगा, जैसे कोई उसे जलाने की कोशिश कर रहा हो। अब रिया ने डरते हुए पूछा, फिर तुमने क्या किया? तो सूरज ने जवाब दिया, मैंने लॉकेट जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वो गायब हो गया। पर अब कमरे में सन्नाटा छा गया और विक्रम ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। सूरज, तू तो बड़ा ड्रामेबाज है। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और अपने आप खुल गया। तभी नेहा ने सूरज का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या हो रहा है? पर सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया और बोला, मुझे लगता है वो वापस आ गई। अब चारों दोस्त उठे और दरवाजे की ओर देखने लगे, पर कॉरिडोर में घना अंधेरा था और दूर कहीं से एक फुसफुसाहट की आवाज आई, मेरा लॉकेट।
तभी रिया ने चीखते हुए कहा, सूरज, तूने उस रात के बाद ये लॉकेट क्यों रखा? तो सूरज ने कांपते हुए जवाब दिया, मैंने नहीं रखा, ये मेरे बैग में अपने आप आ गया था। पर अब विक्रम ने हिम्मत दिखाई और कहा, हमें ये लॉकेट वापस करना होगा, शायद वो उसी की तलाश में है। लेकिन नेहा ने मना किया और बोला, क्या रात के इस समय? वो पुराना हॉस्टल तो बंद है। लेकिन सूरज ने कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, अगर हमने लॉकेट वापस नहीं किया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। और अब चारों ने टॉर्च और फोन की रोशनी के भरोसे हॉस्टल से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर का मैदान धुंध से ढका था और बरगद का पेड़ चांदी में भयावह लग रहा था। तब रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे वो पेड़ अच्छा नहीं लग रहा। तभी पेड़ की एक शाखा पर कुछ हिलता हुआ दिखा। ये देखकर विक्रम ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति पेड़ की शाखा पर झूल रही थी। पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे दो जलते हुए कोयले हों। अब नेहा ने डरते हुए चीखकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी सूरज ने लॉकेट निकाला और चिल्लाया, ये ले तेरा लॉकेट, हमें छोड़ दे। और उसने लॉकेट पेड़ की ओर फेंका, लेकिन वो हवा में रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। पर अब आकृति धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी और उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी रिया ने सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। तभी चारों कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी की ओर भागे, जहां सूरज को वो डायरी मिली थी। रास्ते में धुंध गाढ़ी होती जा रही थी और उनके पीछे ठंडी हंसी की आवाज गूंज रही थी। पर विक्रम ने रुककर कहा, हमें रुकना होगा, ये धुंध हमें गलत रास्ते पर ले जा रही है। लेकिन तभी उनको सामने एक पुराना बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, पुराना हॉस्टल, प्रवेश निषेध। अब नेहा ने घबराते हुए पूछा, हम यहाँ कैसे पहुँच गए? तो सूरज ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो हमें यहाँ बुला रही है। तभी पुराने हॉस्टल का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से सरांत की गंध आई और फर्श पर धूल के बीच खून के धब्बे दिखे। ये देखकर रिया ने कांपते हुए कहा, ये जगह, ये वही है जहाँ तूने वो डायरी देखी थी ना? तब सूरज ने हामी भरी, हमें वो डायरी ढूंढनी होगी, शायद उसमें कुछ जवाब हो। तभी चारों अंदर गए, पर हॉस्टल की गलियां जालों और धूल से भरी थी और हर कदम पर फर्श चरमराता था। साथ ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अब विक्रम ने एक कमरे का दरवाजा खोला और वहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही लड़की थी जिसका लॉकेट सूरज के पास था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो उन्हें घूर रही हों। तभी नेहा ने फुसफुसाया, सूरज, ये क्या है? और उसी वक्त तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी और कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। साथ ही बाहर से वही ठंडी हंसी फिर गूंजी। तभी विक्रम ने कहा, हमें जल्दी करना होगा। और वे एक पुरानी मेज के पास गए जहां सूरज को डायरी मिली थी। लेकिन मेज पर अब कोई डायरी नहीं थी। उसकी जगह एक पुराना दर्पण पड़ा था जिसमें उनकी परछाइयां दिख रही थी, लेकिन एक अतिरिक्त परछाई भी थी। तभी रिया ने चीख कर कहा, वो हमारे पीछे है। पर सूरज ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब दर्पण में वो परछाई और करीब थी। विक्रम ने दर्पण तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया और टुकड़ों में उनकी परछाइयां अब भी दिख रही थीं। तभी नेहा ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर भागे, वो अपने आप बंद हो गया और पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। सूरज ने टॉर्च की रोशनी घुमाई और उनकी सांसें अटक गईं, क्योंकि सफेद साड़ी वाली आकृति अब उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, खाली आंखें और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। और तभी उसकी कर्कश आवाज गूंजी, मेरा लॉकेट। तभी रिया ने सूरज को धक्का दिया, तूने कहा था तूने लॉकेट फेंक दिया। तो सूरज ने कांपते हुए कहा, मैंने फेंका था, लेकिन ये मेरे पास वापस आ गया। अब विक्रम ने हिम्मत दिखाई और आकृति से बोला, हमें बता, तुझे क्या चाहिए। तभी आकृति ने सूरज की ओर इशारा किया। उसने मुझे बुलाया, उसने मेरी डायरी छुई। लेकिन तभी नेहा ने चिल्लाकर कहा, सूरज, तू हमें बताया क्यों नहीं?
तो सूरज ने जवाब दिया कि मुझे लगा ये सिर्फ एक कहानी थी। पर अब आकृति धीरे धीरे करीब आई और उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। तभी उसने कहा, मुझे आजाद करो। फिर विक्रम ने पूछा, कैसे? तो आकृति ने एक पुरानी किताब की ओर इशारा किया जो अब मेज पर प्रकट हो चुकी थी और बोली, इसे जलाओ। अब सूरज ने डायरी उठाई, पर उसके पन्नों में खून के धब्बे थे। उसने पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था कि वो लड़की जिसका नाम माया था, वो कॉलेज में अपमानित होने के बाद बरगद के पेड़ पर आत्महत्या कर चुकी थी। पर उसकी आत्मा डायरी में कैद थी। तभी सूरज ने कहा, हमें इसे जलाना होगा। लेकिन जैसे ही सूरज ने डायरी को आग लगाने की कोशिश की तो अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं और अंधेरे में माया की हंसी गूंजने लगी। तभी रिया ने चीख कर कहा, वो हमें ऐसा नहीं करने देगी। लेकिन विक्रम ने माचिस जलाई, मगर आग बुझती चली गई, जैसे कोई उसे फूंक मारकर बुझा रहा हो। नेहा ने हिम्मत दिखाई और डायरी को अपने बैग में डाला और उसने कहा, हमें इसे बरगद के पेड़ के नीचे जलाना होगा। तभी चारों बाहर भागे, लेकिन धुंध अब इतनी घनी थी कि वे एक दूसरे को मुश्किल से देख पा रहे थे और माया का साया उनके पीछे था। पर जैसे तैसे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर सूरज ने डायरी निकाली, उसने माचिस जलाई और इस बार आग पकड़ गई। डायरी जलने लगी और माया की चीखें हवा में गूंजने लगी। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि चारों के कान दर्द करने लगे। लेकिन जैसे ही डायरी पूरी तरह जल गई, माया की आकृति धुंध में गायब हो गई। धुंध छटने लगी और सन्नाटा छा गया। रिया ने सूरज को गले लगाया और कहा, हम बच गए। लेकिन विक्रम ने जमीन की ओर देखा, जहां लॉकेट फिर से प्रकट हो चुका था। तभी विक्रम ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? फिर सूरज ने लॉकेट उठाया और देखा तो उसमें माया की तस्वीर अब साफ थी। उसकी आंखें अब भी उन्हें घूर रही थीं। तभी नेहा ने कहा, हमें इसे नष्ट करना होगा। तो उन्होंने लॉकेट को एक पत्थर से तोड़ा और उसके टुकड़े जमीन में दबा दिए। और सुबह होते ही चारों कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए और सूरज ने सारी कहानी बताई। लेकिन प्रिंसिपल ने हंसकर कहा, तुम बच्चों को बहुत फिल्में देखने की आदत है। लेकिन जब उन्होंने पुराने हॉस्टल की तस्वीरें दिखाईं तो प्रिंसिपल का चेहरा सफेद पड़ गया और बोला कि ये तो माया की तस्वीर है, वो यहाँ की छात्रा थी। प्रिंसिपल ने बताया कि माया की आत्मा सालों से कॉलेज में भटक रही थी। उसकी डायरी और लॉकेट को कोई छूता तो वो वापस आती थी। पर तुमने जो किया, शायद उसने उसे आजाद कर दिया। लेकिन उनकी आवाज में हल्का सा डर था। और उस रात के बाद सूरज, रिया, विक्रम और नेहा ने कभी उस कॉलेज में रात नहीं बिताई। बरगद का पेड़ आज भी वहां खड़ा है और रात में उसकी टहनियों में कुछ हिलता हुआ सा दिखता है। कभी कभी हॉस्टल के कॉरिडोर में फुसफुसाहट सुनाई देती है और जमीन पर एक लॉकेट चमकता हुआ मिलता है। चारों दोस्त अब भी उस रात को याद करते हैं। सूरज कभी कभी अपने बैग में उस लॉकेट को देखता है, जो जाने कैसे फिर से उसके पास आ जाता है। मगर रिया ने एक दिन पूछा, क्या वो सचमुच चली गई? पर सूरज ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब एक रात जब सूरज अकेले अपने कमरे में था तो उसने अपने बैग में फिर से वो लॉकेट देखा। तो उसने उसे उठाया, पर इस बार उसमें माया की तस्वीर नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी तस्वीर थी। उसकी सांसें रुक गईं। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुमने मुझे छुआ, अब तुम मेरे हो। तभी सूरज ने चीखकर फोन फेंक दिया, लेकिन कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी और खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने रिया, विक्रम और नेहा को फोन किया, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। वो अकेला था और बाहर बरगद के पेड़ की टहनियां हिल रही थीं। अब अगली सुबह
सूरज का कमरा खाली था और उसका बैग जमीन पर पड़ा था और लॉकेट गायब था। लेकिन रिया, विक्रम और नेहा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला और कॉलेज के रजिस्टर में उसका नाम भी गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन रात में जब बरगद का पेड़ चांदनी में नहाता है तो वहां एक नई परछाई दिखती है, जो कि सूरज की परछाई है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।